नमस्कार सभी विद्यार्थिगण। स्वागत है नेट JRF पे प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में। आज हम जहाँ से कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने अध्यापक केंद्र जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो अलग अलग विधियाँ मैंने बताई थी। मिश्रित जो विधियाँ होती हैं शिक्षण की वो मैंने बताई थी। उनके आज क्वेश्चन करेंगे और आगे शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ होती है अलग अलग उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल मैंने अध्यापक केंद्र शिक्षण विद्या तो बताई थी, उसकी परिभाषा नहीं बताई थी क्योंकि उसका जैसा नाम है वैसी परिभाषा तो मैंने सोचा सभी को आता होगा, तो फिर मैंने नहीं बताई थी। लेकिन बाद में पता चला कुछ लोगों को परिभाषा समझने में समस्या हो रही है, तो मैं अभी इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि अध्यापक केंद्र शिक्षण पद्धति की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं। इस पद्धति में जो है शिक्षक की प्रधानता होती है। छात्र जो होता है यहाँ पर श्रोता के रूप में होते हैं, शिक्षक की बात को ध्यान से सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर जब वो शिक्षक उनको अनुमति देता है तब जो छात्र छात्राएं होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ इस विधि में जो पढ़ाने का तरीका होता है वो वह शिक्षक ही निर्धारित करता है कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा। कक्षा में पूरी जो नियम बनाएगा शिक्षण संबंधित वह अध्यापक ही बनाएगा। छात्रों की भागीदारी यहाँ इसमें नहीं होगी। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ये विधियाँ होती है अध्यापक केंद्रित, ये केवल उच्च कक्षाओं में ही लागू की जाती हैं, छोटी कक्षाओं में लागू नहीं की जा सकती। छोटी कक्षाओं के लिए छात्र केंद्रित या फिर कहेंगे शिक्षार्थी केंद्रित जो विधियाँ होती हैं वो छोटी कक्षाओं में लागू की जाती हैं। और जो NEP 2020 आई थी नई शिक्षा नीति 2020, उसमें बोला गया था कि जो अध्यापक केंद्र शिक्षण विधियां हैं और जो किताब आधारित शिक्षण है, अध्यापक केंद्र शिक्षण विधियां और किताब आधारित शिक्षण, उनको समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षक केंद्रित प्रणाली को समाप्त करने की बात कही गई थी। किसमें? नई शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, ये होगी अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति की परिभाषा। हम जो हमने कल विधियां पढ़ी थी उनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए चलिए क्रम से चलेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उनके विकल्प पढ़ाऊंगा, फिर आपको थोड़े 30 सेकंड के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए। आपको मेरे पढ़ने के साथ साथ जब मैं क्वेश्चन और विकल्प पढ़ाऊंगा तो उसके साथ साथ आपको समझते जाना है और बीच में जो टाइम देगा उसमें आंसर देने का प्रयास करना है और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग मैंने पढ़ाई थी ना, माइक्रो टीचिंग के बारे में है ये। इसमें कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, सत्य नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चन होते जो पूछते हैं सत्य नहीं है यानी कि नहीं लिखा होता है, तो ऐसे में ध्यान दिया जाता है। यानी जब ऐसे प्रकार के प्रश्न है तो उसमें सत्य नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि पेपर ऑनलाइन होता तो अंडरलाइन नहीं कर सकते, लेकिन नहीं को ध्यान रखना क्योंकि कई बार ऐसे में आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसमें विकल्प पढ़ते हैं। यह एक शिक्षण विधि है, यह शिक्षण कौशल का अंतर्भाग यानी कि कोर है, यह शिक्षण कौशल का एक कोर भाग है, सबसे मुख्य भाग सबसे अंदर का भाग है। कोर भाग का मतलब सी विकल्प ये है कौशल, हर कौशल के लिए अलग से अभ्यास करना चाहिए। इसके अंतर्गत विकल्प डी बोल रहा है प्रश्न करना सुशिक्षण का एक घटक है। तो बताना है इसमें कि किस शिक्षण के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा, ये कौन सा इस शिक्षण के बारे में गलत विकल्प है। चलिए बताइए। इस बहुत ही आसान है ये। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने क्या बताया था कि जो माइक्रो टीचिंग होती है ये कोई शिक्षण की विधि नहीं बल्कि अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की विधि है। तो इस पहले विकल्प में क्या बोल रहा है? पहले विकल्प में बोल रहा है कि ये एक शिक्षण विधि है, बल्कि शिक्षण विधि नहीं प्रशिक्षण विधि, यानी कि बच्चों को पढ़ाने की विधि नहीं बल्कि अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की विधि। तो पहले ही गलत होगा, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे हम जल्दी से जब एग्जाम के टाइम हमारे पास समय नहीं होता जल्दी से विकल्प ढूंढ सकते हैं और उसको टिक करके आगे बढ़ जाए।
तो इसके पहले गलत है। अगला पढ़िए इसमें ये वाला, निम्नलिखित में से ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। विचार विमर्श विधि यानी डिस्कशन मेथड मैंने पढ़ा था, ये किस स्थिति में उपयोगी होती है। जब विषय बहुत ही सरल हो, विषय थोड़ा कठिन हो, विषय बहुत ही कठिन हो, या सभी परिस्थितियों में। अब बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ये भी बहुत आसान है। डिस्कशन मेथड का उपयोग किया जा सकता है। अगर विषय बहुत सरल है तो भी डिस्कशन किया जा सकता है, विषय थोड़ा कठिन है तो भी डिस्कशन किया जा सकता है। कठिन विषय होगा तो उसमें डिस्कशन की जरूरत तो पड़ेगी, विषय अगर बहुत ज़्यादा कठिन है तो भी डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला क्या सभी परिस्थितियों में इसका डी वाला सही हो जाएगा। जब ऐसे विकल्प दिए हों कि उपरोक्त में से सभी और जितने विकल्प दिए हों, मतलब तीनों विकल्पों को डी में दे दिया जाए कि ये सभी विकल्प सही हैं, तो ऐसे प्रश्नों में संभावना होती है कि डी वाला सही होगा, यानी सभी वाला विकल्प सही होगा। हालांकि ये गारंटी नहीं होती कि सभी प्रश्नों में ये नियम लागू होगा कि जिसे विकल्प में तीनों विकल्पों के बारे में सही दिया हो कि सभी विकल्प सही तो सही वाला टिक कर दो, ऐसे नहीं। ये कहीं कहीं पर ये नियम लागू नहीं होता, ये मतलब गलत हो जाता है ऐसे में। बल्कि इसमें सभी विकल्प सही नहीं होते, कोई एक होता है, लेकिन इसमें सभी सही होंगे इसमें। लेकिन जबकि ज़्यादातर 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें सभी विकल्प सही होते हैं। अगर सभी विकल्प वाला सभी विकल्प सही है ऐसा ऑप्शन दिया है तो वो वही ऑप्शन टिक कर दो। तो ये एक मतलब एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है जब हमें ऑप्शन ना आ रहे हों, और इसमें तो सभी ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं तो वैसे भी सही होगा। चलिए अगले में देखिए, इस वाले में शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है। इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बोल रहा है कि बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, इसमें कारण बताना है कि यह समय की मांग है, ये प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, ये छात्रों को शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के प्रति आकर्षित करता है। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही इसमें। यहाँ पर देखिए समय की मांग है, हाँ ये भी सही लग रहा है। ये दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। और शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, ये मैंने हमेशा बताया, बार बार बताया है कि कोई भी जो शिक्षण की टेक्नोलॉजी जो भी शिक्षण में उपयोग की जाती है टीचिंग में, तो उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि शिक्षण को प्रभावी बनाना और आकर्षित करना होता है। लेकिन इसमें एक विकल्प हमको चयन करना जो सबसे अच्छा होगा वही चयन करना चाहिए कि शिक्षण को प्रभावी बनाए। जब प्रभावी होगा तो आकर्षित, तो जब प्रभावी हो गई शिक्षण विधि तो उसमें आकर्षित होगी ही, प्रभावी शिक्षण भी आकर्षित होगी। एक उसके अंदर आ जाएगा आकर्षण वाला ये चौथा विकल्प है। इसमें सी के अंतर्गत है कुशल, कोई भी शिक्षण प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाए और कुशल बनाना, यही तो उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अलग अलग शिक्षण सहायक तकनीकी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है, यानी जब सिलेबस जो एक पाठ्यक्रम योजना बनाते हैं पाठ्यक्रम के बनाने के लिए, तो उसमें कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है। तो हो सकता है मैंने पाठ्यक्रम योजना के बारे में आपको न पढ़ाया हो, लेकिन आप सोचकर दिमाग लगाकर इसको आंसर दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट जो हम पढ़ाते हैं उससे नहीं आता, आपको सोच के देना होता है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया भी नहीं जा सकता ना। हमको सीमित पढ़ना है और उसी में से सभी प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करना, और ये हमारे दिमाग से होता है। क्योंकि सोचकर हम बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, तो उसके लिए हम क्यों रटें, और वो संभव भी नहीं है ना हर चीज़ रट लें। इसमें विकल्प देखिए कि पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक समावेशित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन, पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्य, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें कौन सही होगा।
स्वाभाविक सी बात, इसमें ये वाला सही होगा, डी विकल्प इस 14 की ये। क्यों डी विकल्प क्यों से? क्योंकि पाठ्यक्रम की जब योजना बनाएंगे तो पाठ्यक्रम का विकास और प्रवृत्ति ये तो शामिल होगा ही, क्योंकि पाठ्यक्रम की योजना बनाने में पाठ के संबंधित जो भी चीज़ें सभी चीज़ शामिल होगी होंगी, स्वाभाविक सी बात है। किसी भी की हम योजना बनाएंगे तो उससे संबंधित सभी चीज़ें उस योजना में आएंगी ना, तो पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप पाठ्यक्रम की योजना बनाने में आएगा। ठीक है। सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन है, यानी कि ये पाठ्यक्रम जिस विषय का बना रहे हैं, तो उस जैसे कि हिंदी का पाठ्यक्रम बना रहा है कक्षा 10 की हिंदी के का, तो उसके जो हिंदी में जो चैप्टर रखे जाएंगे, जो भी उसकी सामग्री मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, उसको स्पष्ट करने के लिए और परिशिष्ट करने के लिए जो भी साधनों की जरूरत होगी वो भी रखा जाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए साधनों की जरूरत होती है ना, पढ़ने पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स जो होते हैं, तो वो भी पाठ्यक्रम रखे जाएंगे। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, ये तो है स्वाभाविक बात है। बिना उद्देश्य के हम पाठ्यक्रम योजना बनाएंगे क्यों? कोई भी पाठ्यक्रम बिना उद्देश्य का तो होगा नहीं, तो पाठ्यक्रम योजना में पाठ्यक्रम उद्देश्य भी शामिल होंगे, यानी कि इसमें डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? यानी इसमें ग्रुप टीम टीचिंग जो हमने पढ़ा था, टीम टीचिंग, उसी की बात कर रहा है समूह शिक्षण। तो इसकी मुख्य अवधारणा कौन सी है? विकल्प देखिए, शिक्षक अकेले कार्य करते हुए उब जाता है, कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता, श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छी जो बेस्ट फैकल्टी जो होती है वो छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। डी है, एक अकेले शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए कि समूह शिक्षण की मुख्य अवधारणा क्या कौन सी, मैंने क्या बताया था। सीधी सी बात है, बी वाला इसका सही होगा, ऑप्शन बी नहीं, सी नंबर। टीम टीचिंग क्या, इसमें जो बेस्ट फैकल्टी जो होती है उनके द्वारा पढ़ाया जाता है छात्रों को। ये ये तो उसमें बताया कि शिक्षक अकेले कार्य नहीं कर सकता और शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं होता, ये तो है नहीं। इसमें क्या बताया था, टीम टीचिंग में 2 से अधिक अध्यापक होते हैं, बेस्ट होते हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, वो छात्रों को पढ़ाते हैं। ये सीधे मिल रहा, बल्कि लाइन बाय लाइन मिल रहा पूरा हमारे जो मैंने बताया था उससे। तो ये हो गया बी का सी, 120 का जो सी हो गया। 121 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि CAI का संक्षिप्त, जो CAI जो किसका संक्षिप्त नाम है? कंप्यूटर से, तो क्योंकि टीचिंग एड में कंप्यूटर भी होता है ना, कंप्यूटर की सहायता से हम पढ़ाते हैं, और शिक्षण विधियों में भी कंप्यूटर की सहायता से हम कैसे पढ़ते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कंप्यूटर आधारित शिक्षण। तो उसी से प्रश्न है कि CAI जो किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसमें आप देखिए, हालांकि आपको पता नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा। इसका एक विकल्प है कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस। तो अगर दिमाग लगाएंगे तो आप इसका भी सही कर सकते हैं, ना पढ़े हुए भी। इसका विकल्प जो बी नंबर सही है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं उसमें हम शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं, उसमें हम कंप्यूटर का भी उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, सहायता करता है ना, हमें ऐसे पढ़ाने में, शिक्षण में सहायता करता है। तो सहायता के लिए असिस्ट माने होता है सहायता देना। तो कंप्यूटर का यूज कर रहा है सहायता के लिए, तो कंप्यूटर असिस्टेड। अब देखिए कंप्यूटर असिस्टेड इसी में है और किसी में कंप्यूटर असिस्टेड, और दूसरे में इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस लिखा हुआ, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, और पढ़ाई में जो है निर्देशों का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो जो वहाँ पर कंप्यूटर चलाने वाला होगा या फिर अध्यापक होगा, वह कंप्यूटर की सहायता लेगा और निर्देश देगा, यानी कंप्यूटर की सहायता लेते हुए छात्रों को निर्देश देगा। इस प्रकार टीचिंग होती है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा, इस वजह से वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस तो अध्यापक खुद अपना इस्तेमाल करेगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल तो वह निर्देश देने के लिए एक सहायता के रूप में करेगा। इस वजह से ये बी वाला सही होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म के रूप में।
ये, क्योंकि CAI तो तीनों ABC तीनों विकल्प में है, लेकिन यहाँ पर हम इस प्रकार दिमाग लगाएंगे कि हमारी जो शिक्षण विधि है उसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, तो ऐसे में हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी गलत सही होगा। अगला देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन की विधि नहीं है, यानी कि ये शिक्षण विधियां हैं और इनमें से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है, यानी इनमें से कौन सी विधि जिसमें हम कंप्यूटर की सहायता नहीं लेते हैं, नहीं को ध्यान देना है। इसमें देखिए, पहला है ट्यूटोरियल मेथड, दूसरा है अभ्यास मेथड या ड्रिल मेथड, तीसरा है सतत अनुकरण विधि यानी कि सिमुलेशन, और फिर चौथा है प्रश्न विधि यानी क्वेश्चन मेथड। तो इनमें से आपने नहीं पढ़ा होगा कुछ विधियां, तो हम आगे पढ़ेंगे और इसका मैं विकल्प बता देता हूँ कौन सा होगा। इसके विकल्प होगा क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड तो आप पढ़ चुके हैं ना, आपने ऊपर की ABC नहीं पढ़ी, लेकिन ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसमें क्वेश्चन विधि में अध्यापक क्वेश्चन करता था, छात्र उसका जवाब देते थे, ऐसे हम पढ़ाई करते थे। तो ये इस विधि में कंप्यूटर का इस्तेमाल कहीं है नहीं। आपको मतलब आपने यहाँ पर तीनों विधियाँ नहीं पढ़ी, तो भी अगर आपने जो मैंने पढ़ाया उतना ही ठीक से पढ़ाया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें ट्यूटोरियल विधि में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता भी है, अभ्यास विधि में भी होता है, सतत अनुकरण विधि में भी होता है, लेकिन हमने तीनों विधियाँ पढ़ी नहीं तो कैसे आंसर दें। लेकिन ये तो पढ़ा है कि इसमें होता ही नहीं, बाकी इनमें हो चाहे ना हम पता ही नहीं, लेकिन इसमें प्रश्न विधि में नहीं होता, हमने पढ़ा है। इसमें नहीं होता, यही पूछ रहा है कि किस विधि कौन सी विधि है जिसमें कंप्यूटर की सहायता नहीं ली जाती है, तो इसका मतलब ये डी सही हो जाएगा। तो ऐसे आंसर दिए जाते हैं। अगर हमको एक विकल्प पता बाकी नहीं पता है और क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है कि हम उसी विकल्प से काम चल जाए, तो हम उसी विकल्प की सहायता से आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, एक शिक्षक को विशेष सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए, यानी कि विशेष सामग्री को प्रस्तुत कर रहा है कोई अध्यापक, विशेष सामग्री का मतलब पढ़ा रहा है, जो विषय पढ़ा रहा है, तो विषय को छात्रों के सामने रख रहा है, तो उस समय किस बिंदु पर जो है अध्यापक को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए विषय को प्रस्तुत करते समय कक्षा में। संरचना पर ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा, या फिर संतुलन पर, या फिर प्रेरणा पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। इसमें आप सोचिए, बताइए इसमें कौन सा होगा। बहुत आसान है। सीधे से बात, इसमें डी वाला सही होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब कोई विषय प्रस्तुत करेगा अध्यापक कक्षा में, तो उसकी संरचना का क्या है इस पर भी ध्यान देगा, संतुलन है कि नहीं, विषय संतुलित होना चाहिए छात्रों के अनुकूल, ये भी, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए वह विषय, इस पर भी ध्यान देगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान देगा, कुछ में कम या ज़्यादा, कुल मिला ध्यान तो सभी में देगा। और जब उपरोक्त सभी हमारे पास विकल्प है तो सीधी सी बात है उपरोक्त सभी में लगा देंगे, क्योंकि सभी चीज़ें शामिल होती हैं किसी विषय सामग्री को प्रस्तुत करने के समय। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो 124 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा लिखा हुआ है, का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन, यहाँ पर लिखा परिवर्तन, को प्रतिबिंबित करते हैं। तो प्रश्न समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है उसमें के उपयोग में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और इससे शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। तो इसमें कौन से शब्द हैं जो इससे बदलते हुए शिक्षा के स्वरूप को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। पहला शिक्षार्थी उन्मुख, दूसरा शिक्षक उन्मुख, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें कौन सा ही होगा। तो बहुत ही आसान है ये भी। जैसे हमने शिक्षा नीति में भी क्या पढ़ा था कि शिक्षक उन्मुख जो शिक्षण विधियां उनको हटाने की बात की गई है और शिक्षार्थी उन्मुख शिक्षण विधियों की को लागू करने की बात की गई है। तो
तो यहाँ पर विकल्प ऐसा ही होगा। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है तो पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि छात्र केंद्रित हो। जब पढ़ाने का तरीका छात्र केंद्रित होगा तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है एजुकेशन में, और जिससे एजुकेशन का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, तो उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ऐसे किया जाएगा जो छात्र केंद्रित होंगी। और जब छात्र केंद्रित होंगी तो शिक्षा का स्वरूप भी छात्र केंद्रित ही बदलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है, नई शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षार्थी उन्मुख हमारी शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो जब शिक्षार्थी उन्मुख शिक्षा का स्वरूप होगा तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी शिक्षा में उसी अनुकूल होगा जो छात्र केंद्रित होगा। तो इसका ये वाला सही है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या बोला, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी होती है। यानी क्लास में कम्युनिकेशन के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है। मौखिक संचार, लिखित संचार, मल्टीमीडिया संचार। इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प डी बोल रहा है कि इसका ये बताना कठिन है कि कौन सी विधि से क्लास में कम्युनिकेशन के लिए सबसे सही रहेगी, क्योंकि ये उद्देश्य पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि इस्तेमाल की जाएगी। बताइए कौन सही होगा। इसके बाद आसान है, इसका डी वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि कोई मौखिक संचार ये भी प्रभावी होता है, लिखित संचार ये प्रभावी होता है, मल्टीमीडिया विधि यानी कई तरीकों का अब उपयोग किया जाए ये भी प्रभावी होता है। लेकिन किसी कौन सी विधि प्रभावी, किसी एक का हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम उद्देश्य ना पता हो। जैसे हमें उद्देश्य होगा, उद्देश्य के अनुसार ही हम संचार विधि का उपयोग करेंगे, तभी वह संचार विधि सबसे प्रभावी होगी। जैसे हमारा उद्देश्य के अनुसार ही हमें उस संचार विधि को चयन करने पड़ेगा। अगर बोलकर पढ़ाना है जैसे ग्रुप डिस्कशन, तो मौखिक संचार वाली प्रभावी होगी। अगर वाक्य जैसे कि लिखवाना है कोई चीज़ बोल कर, तो यहाँ पर लिखित संचार वाली प्रभावी होगी। अगर और कोई उद्देश्य है तो मल्टीमीडिया। तो यानी कि उद्देश्य के अनुरूप हम तय करेंगे कि कौन सी संचार की विधि जो है कक्षा में सबसे अधिक प्रभावी होगी। वैसे बिना उद्देश्य के हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी सही होगी, क्योंकि सभी विधियां अपने अपने हिसाब से, अपने आवश्यकता के अनुसार प्रभावी होती हैं। इसका डी हो गया। अगला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। कौन सी विधि जिसमें छात्रों की जो भागीदारी वो अधिकतम की जा सकती है। व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, श्रव्य दृश्य यंत्र विधि, यानी कि इसमें ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, टीचिंग एड्स, उनका उपयोग करके। बताइए कौन सा होगा इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि छात्रों की अधिकतम भागीदारी किसमें होती है, जो परिचर्चा विधि होती है, ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्योंकि छात्र बोलते हैं, इसमें छात्रों को ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं मौका दिया जाता है कि बोलो जो भी तुम्हारे विचार हैं उनको विचार कर रखने, उनके अपने विचारों को, अपनी क्या कहते हैं मत को उस विषय पर रखने का मौका दिया जाता है छात्रों को। तो छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित होती है किसमें, परिचर्चा विधि में। बाकी में इतनी ज़्यादा, बाकी में जो छात्रों की भागीदारी कम रहती है। तो इसका बी वाला सही होगा। अगला देखते हैं, ये वाला देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इस बोला निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है। यानी कि शिक्षण प्रतिमान का मतलब एक क्या कहते हैं, एक मानक जो होता है, वह शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सबसे उपयुक्त होगा या सबसे सही होगा। विकल्प देखिए, सीखने का प्रतिमान, निर्देश प्रतिमान, मूल्यवर्धित प्रतिमान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आ गया
वैसे जो सीखने का जो प्रतिमान होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन यहाँ बोला गया तकनीकी दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि जहाँ आ जाए तो तकनीकी दृष्टि में हम निर्देश देने को प्राथमिकता देते हैं। हो सकता है मैंने आप नया पढ़ाया हो शिक्षण प्रतिमान के बारे में, तो आगे हम पढ़ेंगे, छोटे कुछ नहीं। तो लेकिन हम एक बात ध्यान में रखना है कि शिक्षण में जहाँ पर वह शिक्षण में हम सबसे ज़्यादा किसको क्या कहते हैं बल देंगे, किसको महत्व देंगे, सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने को। लेकिन जहाँ पर आ जाए तकनीकी दृष्टिकोण में हम निर्देश को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है शिक्षण विधियों में निर्देश देने के लिए। जैसे कि हम कंप्यूटर वाले में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए जो है कंप्यूटर असिस्टेंट, जो कंप्यूटर की सहायता लिया जा रहा है कक्षा शिक्षण में। तो यहाँ पर कौन सा शिक्षण प्रतिमान जो है शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है। शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके लिए तकनीकी दृष्टिकोण से जो सबसे उपयुक्त होगा वो निर्देशात्मक प्रतिमान सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए जो तकनीकी दृष्टिकोण है वो निर्देश देने में सहायता करता है। यहाँ पर तकनीकी निर्देश देने में सहायता करती है सामग्री को प्रस्तुत करते समय। तो यहाँ पर तकनीकी दृष्टिकोण से जो शिक्षण का प्रतिमान होगा वह निर्देशात्मक प्रतिमान सबसे उपयुक्त रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? ये पूरा हमारे मतलब जो मैंने पढ़ा है उससे आया। इसमें बताइए ये रोल प्लेइंग वाली विधि सबसे अधिक कहाँ प्रभावी होगी? इतिहास में, गणित में, विज्ञान में या फिर भाषा में? आप इसको सोचेंगे, मैंने इतिहास ऐसे तो उदाहरण नहीं दिए, लेकिन मैंने इसको विस्तार से बताया, तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। इसका वो इतिहास वाला, क्यों मैंने बताया नहीं था? कोई ऐतिहासिक घटना या फिर कोई साहित्य में कोई कहानी आ गई, तो साहित्यिक कहानी तो है नहीं, यहाँ पर साहित्य तो दिया नहीं, इतिहास है तो इतिहास वाला सही होगा, बाकी से मतलब नहीं क्योंकि पहले सही हो गया। अगला देखते हैं, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? ग्रुप टीचिंग मैंने पढ़ाई थी, समूह शिक्षण यानी टीम टीचिंग का लाभ कौन सा नहीं है? नहीं कि ध्यान रखना है। संसाधनों का बेहतर उपयोग, श्रेष्ठ योजना, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, इनमें से कौन सा इस टीम टीचिंग का लाभ नहीं है? बताइए। इसका विकल्प डी सही होगा, यानी कि यहाँ पर शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, ऐसा तो कुछ मैंने बताया नहीं था। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर कई टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, तो अपने हिसाब से अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कई संसाधनों का उपयोग करेंगे, बेहतर उपयोग करेंगे ताकि शिक्षण प्रभावी हो। श्रेष्ठ योजना बनाते हैं, क्योंकि जब दो से अधिक अध्यापक मिलकर पढ़ाएंगे तो ये श्रेष्ठ योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ये भी होता है इसमें। शिक्षण तकनीक का बेहतर उपयोग, ये भी मैंने बताया था। तो तीनों हैं, ये तो वित्तीय लाभ, इसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये वाला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? अगर व्यवहारिक रूप से समझाना है तो किस विधि का प्रयोग करेगा? इसमें मैंने कई विधियां नहीं पढ़ाई, जैसे कि आविष्कार विधि नहीं पढ़ाई है, समस्या समाधान नहीं पढ़ाई है, और प्रदर्शन विधि नहीं पढ़ाई है, लेकिन व्याख्यान विधि तो पढ़ाया है। जिसका तो आप सोचिए इसमें कौन सही होगा, फिर मैं बताऊंगा। इसमें जो सही होगा ये सही होगा, सी नंबर इसका सही। क्यों? व्याख्यान विधि में व्यवहारिक रूप से तो मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकल करके बताया जाता नहीं,
व्यवहारिक विधि में प्रैक्टिकल करके बताया ही नहीं जाता, ठीक है। व्यवहारिक विधि तो खत्म होगी या नहीं होगी। आविष्कार विधि, आविष्कार विधि में भी व्यवहारिक शिक्षा जो है व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए आविष्कार विधि का भी इस्तेमाल नहीं करता। आगे बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे दोनों विधियाँ, ये जो भी हम नहीं पढ़ी ये विधियाँ आगे हम पढ़ेंगे। प्रदर्शन विधि, आविष्कार विधि, समस्या समाधान विधि। तो अभी बता देता हूँ, आविष्कार विधि में भी शिक्षक व्यवहारिक रूप समझाने के लिए आविष्कार विधि का इस्तेमाल भी नहीं करता। समस्या समाधान विधि का भी इस्तेमाल नहीं करता। किसका इस्तेमाल करता? प्रदर्शन विधि में शिक्षक व्यवहारिक रूप समझाने के लिए प्रदर्शन विधि का उपयोग करता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध कर देखा जा सकता है? विचार गोष्ठी हमने पढ़ा है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? आविष्कार विधि, परिचर्चा विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि? अगर आपने क्लास देखोगी पिछली ध्यान से तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए बताइए। इसमें क्या बोल रहा है? परिसंवाद या विचार गोष्ठी, इसमें क्या ग्रुप डिस्कशन होता था। मैं बताया परिसंवाद में क्या होता है, परिसंवाद में ग्रुप डिस्कशन होता है। तो उसमें देख ली ग्रुप डिस्कशन संबंधित कौन सी विधि है? परिचर्चा विधि है। परिसंवाद का मतलब क्या होता है? परिसंवाद का मतलब डिस्कशन यहाँ पर परिचर्चा विधि में ग्रुप डिस्कशन हो रहा था। विचार गोष्ठी यही तो होती है। विचार गोष्ठी यानी कि एक समूह में लोग चर्चा करते हैं, तो इससे मिलता जुलता क्या है? ये मिलता जुलता परिचर्चा विधि पूरे मिल रहा है, बाकी से तो किसी से मिल नहीं रहा, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें देखिए, शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? ये विकल्प है, शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, छात्रों द्वारा तथ्यों को याद रखने के लिए, छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया उसी से आया है। बताइए 109 का आंसर कौन सा होगा? सीधी बात, इसका ए नंबर पढ़ेंगे यही सही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों से जो प्रश्न करने का जो कौशल होता है वो सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि छात्रों से प्रश्न करने का कौशल उनको शिक्षण प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, इसके लिए जो है ये प्रश्न करने का कौशल लागू किया जाता है शिक्षण में। ये जो बोल रहा है, शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि प्रश्न करने के जो कौशल लागू किया जाता है, छात्र अध्यापक इस्तेमाल करते हैं प्रश्न करने की विधि, वह विधि इसी वजह से इस्तेमाल की जाती है कि छात्र शिक्षण प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। तो पहले मिल गए थे, पहले सही हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर पढ़ते हैं तो तथ्यों को याद रखने के लिए वो रटेंगे, उसके लिए प्रश्न करने की क्या जरूरत है? अनुशासित करने के लिए भी नहीं है, परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए तो किताब पढ़ के परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए उनको क्या कहते हैं, प्रश्न करके, ये जरूरी नहीं कि किसी से आए, तो इसका ए वाला जो है सही होगा। अगला देखते हैं। इसका देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? यानी माइक्रो टीचिंग मैंने पढ़ाई थी ना, माइक्रो टीचिंग सबसे अधिक कहाँ प्रभावित होती है? पहले देखिए, ये विकल्प शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद या सदैव? माइक्रो टीचिंग मैंने बताया था कि माइक्रो टीचिंग जो होती है वो अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए होती है। तो जब वो ट्रेनिंग के लेते हैं तो तुरंत उसे जो अलग अलग शिक्षण कौशलों का इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिस शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं तुरंत उनको फीडबैक मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा? जिस समय अभ्यास कर रहे हैं उसी के दौरान के लिए माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहला विकल्प सही होगा। इसमें दिया कि शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, यानी शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान ये शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका इस्तेमाल होता है। मैंने बताया भी था, शिक्षण अभ्यास तैयारी के दौरान, उसमें क्योंकि शिक्षण अभ्यास की जब तैयारी कराई जाती है ना तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। शिक्षण अभ्यास के दौरान नहीं, शिक्षण अभ्यास नहीं, शिक्षण अभ्यास की तैयारी, ये वाला सही होगा। ये सही नहीं है, बाद में भी नहीं, सदैव भी नहीं, तो पहले से सही होगा। अगला देखिए, इस बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी होता है?
प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जूनियर कक्षाओं के लिए, 10+2 कक्षाओं के लिए, या प्राथमिक या जूनियर, जूनियर का मतलब होता है उच्च, तो प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए, उच्च में जूनियर और उसके आगे कक्षाएं आ गई। इसमें बताइए कौन सा होगा 104 में। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? माइक्रो टीचिंग बताया था कि इसमें बहुत सारे शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। तो बहुत सारे शिक्षण कौशल जो अभ्यास कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो वो किसी एक कक्षा के लिए तो होंगे नहीं, वो छोटी कक्षाओं के लिए से लेकर बड़ी कक्षाओं तक सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग ढेर सारे कौशल इसमें अभ्यास कराए जाते हैं। सीधे इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाएं भी आएंगे, उच्च कक्षाएं, दोनों कक्षाएं आ जाएंगी, क्योंकि इसमें केवल एक शिक्षण कौशल का अभ्यास नहीं कराया जाता, इसमें कई प्रकार के शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है जो अलग अलग कक्षा में लागू होते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला ये इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? यहाँ पर रोको में 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे आता नहीं है एग्जाम में सामान्यतः, इस वजह से मैंने पढ़ाया भी नहीं है, जो आते हैं मैंने पढ़ाया। इसमें एक आप याद करने के लिए आप लिख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय है, इसने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। और हाँ, जैसे आप ये प्रश्न का आंसर नहीं पता था, आपने नहीं पढ़ा था, अगर एग्जाम में इस प्रकार का कोई प्रश्न आया, आपने नहीं पढ़ा और फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कैसे करेंगे? तो एक विधि होती है कि आपने जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो कठिन भी है, तो उसका आंसर आपको नहीं पता, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं ना DRF में, तो उसकी आप पहला विकल्प है उसको सही कर दीजिए, क्योंकि आपको ABCD में से कोई नहीं आता और माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको कोई ना कोई एक लगाना है, तो पहला लगा दीजिए। क्योंकि ऐसे में संभावना होती है ना कि ज़्यादातर जैसे पेपर 1 में कि ज़्यादा जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उनमें संभावना होती है कि जो पहला विकल्प है वो सही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी के लिए कठिन है, सभी के लिए कठिन, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आप एक विकल्प लगा दीजिए। ये मतलब कि एक बड़ा प्रश्नों को हल करने का तरीका है जब हमें उसके आंसर नहीं आ रहे हो। ठीक है, ये हो गए प्रश्न, हो गए क्वेश्चन से हो गए जो मैंने कल हमने पढ़ा था, जो शिक्षण विद्या उसकी प्रश्न हो गए। आज हम आगे पढ़ेंगे इसके, यानी कि जो छात्र केंद्रित शिक्षण विद्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं छात्र केंद्रित जो पद्धति होती है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि जो लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, मेथड्स यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी हम परिभाषा देखेंगे, फिर अलग अलग विधियाँ देखेंगे। और हमारा पढ़ने का तरीका यह रहेगा, थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, और जो हम पढ़ेंगे परिभाषाएं और जो भी विधियाँ उनके क्वेश्चन हम कल करेंगे अगली क्लास में। तो ये देखिए इसकी परिभाषा, जो छात्र की जो विद्या होती है, शिक्षण विद्या होती हैं, वह शिक्षार्थी की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो छात्र होते हैं वो अलग अलग छात्र की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं, उनकी अलग अलग बुद्धि होती है, तो उनकी क्या जो व्यक्ति, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में। और यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जब क्लास को पढ़ाया जाएगा तो एक क्लास में अलग अलग विशेषताओं वाले छात्र होंगे, तो उन सभी विशेषताओं को शिक्षण योजना में समाहित कर लिया जाए जितना भी संभव हो शिक्षण योजना में, यानी कक्षा शिक्षण में जो कक्षा शिक्षण की जो विधि होती है उसमें उन सभी विभिन्नताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को समाहित कर लिया जाए, ये भी ध्यान रखा जाता है। ये लिखा हुआ है, यह भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी विभिन्नताओं को कक्षा शिक्षण में काफ़ी हद तक समायोजित कर लिया जाए। जैसे कि कोई उदाहरण से बताता हूँ, एक अध्यापक है और वो जिस कक्षा में पढ़ाता है उस कक्षा में अलग अलग बुद्धि वाले, बुद्धि का मतलब उनका जो स्तर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई कमज़ोर है पढ़ने में, तो अलग अलग मेंटल स्थिति जो होती है, मेंटल स्तर उनका, इंटेलिजेंट जो लेवल होता है, इस प्रकार के छात्र पढ़ रहे हैं, अलग अलग मानसिक क्षमता वाले छात्र पढ़ रहे हैं, वो उनके अलग अलग नज़रिया सोचने का, तो वो कैसे पढ़ाएगा, वो इस प्रकार सभी को सांस लेकर चलता है, वो कभी
एक कोई हिसाब से नहीं पढ़ाएगा कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट उनके हिसाब से पढ़ाए, जो कमजोर है उनको पीछे छोड़ दे। नहीं, ये सही तरीके नहीं होता। अध्यापक प्रयास करेगा कि उन सबको एक साथ लेकर चलने के लिए वो उनकी सबको ज़रूरतों को, उन सबकी ज़रूरतों को, उनकी विभिन्नताओं को, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाएगा। वो इस प्रकार शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेगा कि सबको समझ में आए, जो होशियार है वो उसको भी विषय समझ में आए, जो कमजोर है उसको भी समझ में आए। तो वह इस प्रकार जो है शिक्षण कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गई छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखता है, उनकी विभिन्नताओं को, उनकी जो अलग अलग क्या कहते हैं जरूरतें, इन सबको ध्यान में रखता है और कक्षा में शिक्षण करते समय उनको समायोजित करता है, यानी कि कक्षा शिक्षण में उन सबको, उनकी विभिन्नताओं को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। चलिए हम विधियाँ देखेंगे इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं। इसमें एक विधि है हस्तांतरित कार्य, हिंदी में लिखा हुआ है अभी हस्तांतरित कार्य। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी में आपको कठिन लग रहा होगा, हो सकता है नया, बिल्कुल नया शब्द लग रहा हो, लेकिन असाइनमेंट सभी जानते हैं। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट है किसी, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें किसी विषय टॉपिक पर, किसी एक टॉपिक पर टीचर आपको असाइनमेंट देते हैं कि इस पर ये करके लाना है। उदाहरण के लिए आप जैसे कि कोई एंशिएंट हिस्ट्री से एमए कर रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से एमए कर रहा है, तो उसको एक असाइनमेंट दे दिया कि चलो हड़प्पा की नगर योजना कैसी थी, इस पर क्या कहते हैं असाइनमेंट बना के लाना है। छात्रों को दे दिया कि इस पर असाइनमेंट बना के लाइए, तो वो क्या करेंगे, वो हड़प्पा की नगर योजना के लिए वो अलग अलग जो हड़प्पा से संबंधित किताबें होंगी लाइब्रेरी में, उनको पढ़ेंगे, उनसे फिर नगर योजना संबंधित जो भी उनका जानकारी मिलेगी वो जानकारी इकट्ठी करके असाइनमेंट बनाएंगे, या फिर उनको सर्वेक्षण करने भी जाना पड़ सकता है। और भी अगर उनको ज़रूरत पड़ी और जानकारी की, तो आसपास जहाँ पर भी हड़प्पाकालीन कोई स्थल है या फिर दूर है, तो वहाँ भी भेज सकते हैं अध्यापक, वहाँ पर जाओ, उनका सर्वेक्षण करो और उसके बाद जानकारी इकट्ठा करके असाइनमेंट बनाओ। तो असाइनमेंट ऐसा होता है, इसका उपयोग जो है विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यानी कोई विशेष कार्य दिया जाएगा छात्रों को और उस कार्य संबंधित असाइनमेंट बनाना होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी की जाती है, यानी कि जो छात्रों के पास पहले से जानकारी है, उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी सिलेबस की बुक है, उसकी अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी की जाती है असाइनमेंट में। इसमें सर्वेक्षण करना भी शामिल हो सकता है, जैसे मैंने बताया, संख्यात्मक समस्याओं को सुलझाना। अगर कोई साइंस का या फिर मैथ का असाइनमेंट है, तो उसमें कोई मैथमेटिकल, जैसे मैथ का असाइनमेंट दिया गया, तो उसमें कोई थ्योरी हो सकती है, तो उसमें संख्यात्मक समस्याएं हैं, उनको सुलझाना शामिल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें असाइनमेंट में हो सकती हैं। इसमें जो है शिक्षक जो होता है वो कार्य की योजना बनाता है कि तुमको कैसे ये असाइनमेंट तैयार करना है, इसकी योजना बनाता है। इसके बाद छात्रों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि वो इस पर पूरी जानकारी इकट्ठा करें और जो भी समस्या सुलझानी है वो करें। योजना बनाकर वो बता देगा, उसके बाद 7 छात्र जो हैं विद्यार्थीगण स्वतंत्र हैं उस पर कार्य करने के लिए। और इसमें अगर छात्रों को सहायता की जरूरत है, छात्र खुद से नहीं कर पा रहे हैं जानकारी इकट्ठा करने में, तो जानकारी इकट्ठा करने में यहाँ पर अध्यापक छात्रों का मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन केवल मार्गदर्शन करेंगे, काम उनको खुद ही भी करना पड़ेगा। छात्रों को यहाँ पर जानकारी इकट्ठा खुद ही करनी पड़ेगी। केवल यहाँ पर अध्यापक मार्गदर्शन कर सकता है और योजना बताता है कि तुमको किस प्रकार ये कार्य, ये असाइनमेंट बनाना है। चलिए इसके लाभ हानि देखते हैं। असाइनमेंट जो होता है, इसके असाइनमेंट जो विधि होती है पढ़ाने की, इसके लाभ और हानि क्या है ये देखते हैं हम। इसके लाभ में एक लाभ तो ये है कि इस विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो उनमें रचनात्मकता जो विकसित होती है, रचनात्मक क्षमता जो होती है वो विकसित होती है। क्योंकि यहाँ पर अध्यापक ने कार्य योजना बनाकर उनको बोल दिया कि चलो इस पर विषय पर असाइनमेंट बनाओ, तो उस विषय संबंधित जानकारी ढूंढेंगे और बहुत सारी जानकारी ढूंढकर उसका निष्कर्ष निकाल के उसको असाइनमेंट के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो इसके में वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना, और अपना दिमाग रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो सही तरीके से असाइनमेंट
बना पाएंगे, जानकारी जो काम की वो इकट्ठी कर पाएंगे। तो यहाँ पर रचनात्मक क्षमता विकसित हुई। और इसमें एक लाभ और होता है इस विधि में कि इसमें छात्रों की विश्लेषण की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता, इनका विकास होता है। तो ये तो कॉमन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें सीमाएं भी होती है असाइनमेंट विधि में। कौन कौन सीमाएं होती हैं? इसमें एक सबसे जो बड़ी सीमा होती है, अगर कार्य को सावधानी पूर्वक संचालित नहीं किया गया असाइनमेंट वाले पूरी योजना को, तो इसमें ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर कई छात्रों को एक प्रकार का असाइनमेंट दिया जाता है कि जाओ इस विषय पर आपको इस टॉपिक पर असाइनमेंट बनाना, तो हो सकता है वो सभी छात्र एक दूसरे की कॉपी करके बना ले। ये नकल करने वाली इसमें समस्या रहती है कि इसकी एक लिमिट है। तो यहाँ पर अध्यापक को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली शिक्षण विधि है छात्र केंद्रित में, ये कंप्यूटर आधारित शिक्षण, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप किताब से कोई विषय पढ़ रहे हैं, उसमें कोई हेडिंग है, कोई परिभाषा है या कुछ भी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत मोबाइल में आपने गूगल में डाला या फिर यूट्यूब में सर्च करके आपने वहाँ से पढ़ लिया, समझ लिया, बस समझ के उसके अनुसार अपने शब्दों में नोटबुक में नोट कर लिया, या फिर उसी किताब में आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ गए। या फिर आपने कोई विषय पढ़ा, अब आपको चेक करना है कि आपको ये विषय तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो तुरंत आपने टेक्स्ट बुक खोला और टेक्स्ट बुक में उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, कुछ लगा दिया, क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको टेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर की सहायता ले रहे हैं ना पढ़ने में, तो यही होता है। और आपको कोई जैसे असाइनमेंट बनाना भी कंप्यूटर की सहायता ले सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करने में अलग अलग स्रोतों से, विश्व के अलग अलग भागों से जो इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी इकट्ठी करते हैं किसी भी विषय पर, तो यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ये होता है कंप्यूटर आधारित शिक्षण का मतलब होता है कि कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना का प्रवाह होता है। यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग करके हम जब पढ़ाई की जो हमारी प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर की सहायता लेकर हम सूचना जो है इकट्ठी करते हैं। और सूचना इकट्ठी नहीं करते, इसमें और भी कई प्रकार की सहायता ले सकते हैं कंप्यूटर की अपनी हम पढ़ाई के दौरान। जैसे कि टेस्ट, कोई मॉडल बनाना, कोई डिजाइन बनाना, ये सब यही होती है कंप्यूटर आधारित शिक्षण। कि हम रेगुलर शिक्षण कर रहे हैं वो केवल किताबों से न करके, केवल अध्यापक की सहायता से न करके, उसमें कंप्यूटर का भी अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। और इसके लाभ कौन कौन से वो देखेंगे। इसमें एक लाभ ये थे कि ये बहुत लचीला होता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो होता है अन्य विधियों की तुलना बहुत लचीला होता है। लचीला क्यों होता है? सीधी बात है, हम रात के 12 बजे हो, चाहे जितने समय हो, उतने समय हम कंप्यूटर को या मोबाइल को खोल कर उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। ये तो है ना कि इसका टाइम फिक्स रहता है। बेहद नियंत्रण, यानी कि हमारे पास हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? हम ही करेंगे, किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं है। तो बेहद नियंत्रण, ये इसका लाभ हो गया। और इसके क्या लाभ है? और इसका लाभ ये है कि इस विधि को अभ्यास, सिमुलेशन, मॉडलिंग इत्यादि में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ये मैं बता चुका हूँ। इसमें अलग अलग प्रकार के फ़ायदे उठाए जा सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। तो वही ये भी एक लाभ हो गया। इसकी सीमा क्या? इसकी एक मुख्य सीमा यह है कि महंगा, क्योंकि सभी लोगों के पास इंटरनेट, सभी के लोगों के पास अच्छे लैपटॉप, कंप्यूटर ये तो होते नहीं हैं। इसके लिए बिजली भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आधारभूत ढांचा, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, ये सब चीज़ें। तो एक कुल मिला के ये एक महंगी प्रक्रिया है, महंगी शिक्षण विधि है। ये इसकी एक सीमा है। आगे देखते हैं आगे शिक्षण विधि कौन सी है। आगे जो शिक्षण विधि है वो ओपन लर्निंग यानी डिस्टेंस मोड से जो पढ़ाई की जाती है ना, वही है। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होती है। इसमें क्या होता है, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, क्लास नहीं लेना पड़ता, और कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि हम कब पढ़ेंगे। जब इसमें हम एडमिशन करा लेते हैं, सब कुछ पत्राचार के माध्यम से होता था पहले, अब ऑनलाइन होने लगा। एडमिशन करा लिया, किताबें मिल जाती हैं हमें, और बस जब हमारा मन हो पढ़े। इसमें एक टाइम दे दिया जाता है कि एग्ज़ाम होगा साल के अंत में, और असाइनमेंट जमा करना होता है। असाइनमेंट में लास्ट डेट दे देते हैं, और एक लास्ट डेट दे देते हैं, बस उसके पहले हमारे पास कई महीने का टाइम रहता है। हम उस दौरान कभी भी असाइनमेंट बना सकते हैं, पहले या बाद में, जब हमारा मन हो पढ़ सकते हैं अपने टाइम निकाल के। यही सब इसके फ़ायदे हैं, और यही में ओपन लर्निंग है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। कई लोगों ने ओपन लर्निंग से MA अभी किया होगा। तो ये क्या, एक शिक्षण की लचीली विधि है।
और इसमें सबसे कम संसाधनों की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें ना हमें ज़रूरत है कंप्यूटर की। एडमिशन के लिए हमें जाके साइबर कैफे से एडमिशन कराया है। असाइनमेंट इसमें ऑफलाइन होता है, पढ़ना हमको ऑफलाइन है किताबों से, तो संसाधनों की सबसे कम आवश्यकता हो गई। इसमें शिक्षण के लिए प्रवेश के लिए कोई क्योंकि टेस्ट नहीं होता। इग्नू में आपको एडमिशन लेना है तो क्या कोई टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो बहुत ही प्रवेश आसानी से होता है, आसानी से प्रवेश हो जाता है, एडमिशन मिल जाता है। तो ये सब इसके लाभ हैं। और सीमाएँ क्या है, इसमें सीमाएँ भी कुछ सीमा ये है कि ये भावात्मक शिक्षण और जो मनोसंचालन जो शिक्षण होता है, मनोसंचालन शिक्षण है कि साइकोमोटर, इसमें हमको बुद्धि और शरीर दोनों का इस्तेमाल करना होता है। भावात्मक शिक्षण यानी कि जो अफेक्शन होता है, यानी कि भावनाओं का द्वारा शिक्षण कार्य जो किया जाता है, ऐसा शिक्षण जिसमें भावनाओं को भी जरूरत होती है, भावनाओं को शामिल होने की जरूरत होती है, वो यहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि जब अध्यापक सामने से पढ़ाएगा तभी भावनात्मक शिक्षण हो पाएगा। और प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल तभी अच्छी तरीके से हो पाएगा जब वहाँ पर सामने अध्यापक है और हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए पूरी लैब है। कंप्यूटर मतलब कोई भी लैब प्रैक्टिकल करने वाली लैब होनी चाहिए, तभी सही तरीके से प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में हम पढ़ पाएंगे। और ये जो ओपन लर्निंग में सुविधा होती है ना, यहाँ तो हम किताब से पढ़ते हैं केवल, आज समय में तो कंप्यूटर हो गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो किताब वाली पढ़ाई है ना, तो ये इसकी सीमा हो गई। क्योंकि भावात्मक शिक्षण वाली जहाँ पर मतलब ऐसे विषय हैं जहाँ पर हमें भावनाओं के माध्यम से सीखने की जरूरत है, तो वहाँ पर हमें शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, शिक्षक सामने होना चाहिए और प्रैक्टिकल करके सिखाना चाहिए, तो वहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भावात्मक शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और एक जो मनोसंचालन है, जो शिक्षण होता है, इसको बोलते हैं साइकोमोटर टीचिंग, मनोसंचालनात्मक टीचिंग, यहाँ पर उस प्रकार की टीचिंग भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगी। यानी मैं इस प्रकार की टीचिंग के लिए ये उपयुक्त विधि नहीं होती, ये मुक्त अधिगम वाली ओपन लर्निंग वाली। तो ये इसकी एक सीमा हो गई। और इसमें एक सीमा है, एक सीमा ये है इसकी कि आज के समय के हिसाब से जैसे कि मांग बढ़ रही है शिक्षा की, उस प्रकार है कि शिक्षा के लिए ये ओपन लर्निंग उपयोगी नहीं है। क्योंकि आज समय में कैसी शिक्षा चाहिए, आज के समय में कोई भी विषय पढ़ो उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश जरूर होना चाहिए। आर्ट्स साइड लो चाहे साइंस साइड लो, उसमें कंप्यूटर विषय, टेक्नोलॉजी, और आज के समय जो जॉब है, जो आज के समय जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सब टेक्नोलॉजी संबंधित योग्यता की यानी स्किल की, कौशल की मांग करती हैं। तो वैसा कौशल हमें जरूरी नहीं कि ओपन लर्निंग में सीख पाएँ, तो वैसा कौशल इसमें होता नहीं है। तो इसी वजह से ये एक सीमा हो गई कि आज के समय बदलते शिक्षा के स्वरूप के अनुसार ये ओपन लर्निंग वाली जो पढ़ाई उसके अनुसार रही है, तो ये सीमा हो गई। क्योंकि आज के समय में प्रैक्टिकल और क्या बोलते हैं वो होता नहीं, आज समय मतलब सभी डिग्री कोर्सों के लिए अनिवार्य है जो वहाँ पर वर्कशॉप की तरीके होता है, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी कि आपको उद्योग में काम कैसे करना है, किसी ऑफिस में काम करने कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल में बताया जाता है, बताने का प्रावधान है। भले कॉलेज वाले इसे सुविधा न दे छात्रों को, तो ये सभी डिग्री कोर्सों के लिए एक प्रकार का अनिवार्य ही है, हालांकि फॉलो नहीं होता सभी जगह। तो ये जो है ओपन लर्निंग में नहीं हो पाएगा कि उनको रियल लाइफ में उद्योग में ऑफिस में काम कैसे करना है, ये सब सिखाने के लिए जो ज़रूरत है आज की शिक्षा की, वो सब इसमें नहीं होता। तो ये भी क्या हो गई, सीमा हो गई। अगली शिक्षण विधि देखते हैं। अगली शिक्षण विधि है सिमुलेशन है, यानी कि सतत अनुकरण है। सतत अनुकरण को बोलते हैं सिमुलेशन, या सिमुलेशन मेथड या सतत अनुकरण मेथड। ये क्या, बहुत ही आसान है। ये जो है ये प्रशिक्षण की एक विधि है, मतलब छात्रों को पढ़ाने की विधि नहीं, एक ट्रेनिंग देने की विधि है। इसमें किसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे कि अंतरिक्ष यात्री हो गई, अंतरिक्ष यात्री हो गए जिनको बोलते हैं एयरोनॉट्स, और पायलट्स हो गए, पायलट के मतलब जो जहाज उड़ाने वाले पायलट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये इसमें होता क्या है, मतलब इसमें तरीका क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो वास्तविक वातावरण में, जिनको ऐसा वास्तविक वातावरण जैसे जिसमें उनको काम करना है, वैसा वास्तविक वातावरण कृत्रिम परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल रूप से वैसा माहौल बनाया जाएगा, वैसा परिस्थितियाँ बनाई जाएंगी और उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, पहले आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद
उनको रियल में, यानी कि ये रियल सिचुएशंस में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो कृत्रिम परिस्थितियाँ होती हैं उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो बिल्कुल वास्तविक परिस्थितियों की जैसे लगती हैं, उनमें अंतर पता नहीं चलता। और ऐसी परिस्थितियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि पायलट, तो पायलट को सीधे हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं दे देंगे, पहले उसको ज़मीन पर ही जो लैब रहेगा उनका, मतलब ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, ट्रेनिंग हॉल रहेगा, ट्रेनिंग रूम रहेगा, उसमें ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि लगेगा कि वो आकाश में जहाज उड़ा रहा है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे तो अंतरिक्ष में भेज नहीं देंगे, तो पहले जो जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि ऐसे लगेगा कि वो अंतरिक्ष में है, वहाँ पर ऐसे माहौल बनाकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद उनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और इसकी सीमाएं और लाभ कौन से हैं देखते हैं। इसकी मुख्य रूप से सीमाएं हैं। लाभ तो यही हो गया कि यहाँ पर जो है सिमुलेशन में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका लाभ इसी में ये होगा कि इसमें महंगे बहुत है, इसमें क्योंकि बहुत महंगी मशीनों का इस्तेमाल होता है, तभी वैसा माहौल बनेगा कि जो होता तो बनावटी है लेकिन बिल्कुल वास्तविक माहौल लगे। इसके लिए महंगे उपकरणों का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए क्या कर लगी, पूंजी लगेगी, पैसा लगेगा ज़्यादा, यानी बहुत महंगी हो गया, महंगी विधि हो गई। और इसमें सुरक्षा पहलुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो पायलट की ट्रेनिंग है, अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग है, ये कोई सामान्य ट्रेनिंग तो है नहीं, बहुत रिस्क वाली ट्रेनिंग है। यहाँ पर सुरक्षा पहलुओं को बहुत ही ठीक से ध्यान देना पड़ता है। ये भी एक क्या है, सीमा है। और देखते हैं, बस आज इतना ही जो आज हमने पढ़ी है सतत अनुकरण विधि, यानी कि सिमुलेशन मेथड, और भी जो कुछ रह गई हैं छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और इसके पहले हम जो हमने आज जो छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में हमने पढ़ा, तो उनके हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यही जो है हमारे पढ़ने का तरीका रहेगा, थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन। और आपको रेगुलर क्लास देखना है और एक बार में समझना है तो दोबारा क्लास देखना है, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जो भी आपको सही लगे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी लोग नए ज्वाइन किए हैं, उसकी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर जानकारी दी जाती रहती है जो भी जरूरी होती है। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।